Fundamental of Physics. हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हाजीपुर के इस चैनल में मैं आर.के. शर्मा फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो आज हम आप लोगों के बीच स्केलर एंड वेक्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं, लेकिन 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं इस पर थोड़ा सा गाइड हम आपको करना चाहेंगे। आप लोग अगर 12th किए हैं, 12th पास हुए हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, आप लोग को पता होगा कि 12th में जैसे ही एंट्री लेते हैं आपको 3 पार्ट्स मिलता है पढ़ाई करने के लिए। पहला पार्ट्स मिलता है साइंस का, दूसरा कॉमर्स का और तीसरा आर्ट्स का। अगर आप लोग साइंस से हैं तो आपको पता होगा कि साइंस में भी 2 पार्ट बनता है, एक मैथ ग्रुप का होता है, दूसरा बायो ग्रुप का होता है। आज मैं आप लोगों के बीच मैथ ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडेंस करना चाहूंगा कि 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट को भी बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है 12th के बाद। तो आप लोग देख रहे हैं अभी कैरियर एजुकेशन आफ्टर 12th पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इस ग्रुप के जो भी स्टूडेंट है वो क्या क्या कर सकते हैं। इसमें पहला आता है बीटेक यानी बीई। बीटेक मतलब बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीई मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग। यानी यह जो कोर्स है इसमें आपको इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कराया जाता है और इंजीनियरिंग का जो यह कोर्स होता है आपका 4 साल का होता है। इसमें आप विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस में आप जा सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इसके अलावा भी बहुत सा ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें आप इंजीनियरिंग का कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। अगला आता है बी आर्क। बी आर्क जो है यह 5 साल का कोर्स होता है। बी आर्क हो या बीटेक हो, दोनों में फर्स्ट ऑप्शन जो आप लोग का आता है, आप लोग सुने होंगे आईआईटी जेईई एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप बीटेक में भी जा सकते हैं और बी आर्क में भी जा सकते हैं। फर्क यही है कि यह 4 साल का कोर्स होता है और यह 5 साल का कोर्स होता है। अगला ऑप्शन आपके पास आता है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में आप डिप्लोमा करके जा सकते हैं या बीएससी नॉटिकल करके जा सकते हैं, या बीटेक भी होता है मर्चेंट नेवी के लिए, बीटेक का कोर्स भी होता है, उसके थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं। चौथा नंबर पर आपका आता है बीएससी और यह काफी फेमस ऑप्शन है आपके पास। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक, स्टैटिस्टिक्स इस सबसे ऑनर्स का डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आगे का अपना तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग बिजनेस के क्षेत्र में। अगर आप जाना चाहते हैं या कॉमर्स के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तो उसमें यह सब कोर्स आप कर सकते हैं। बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं या सीएफए कर सकते हैं। यह बहुत सारा कोर्स होता है जिसमें आप कोर्स को कंप्लीट करके अपना करियर आप बना सकते हैं। और आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतना आपको पता होगा कि साइंस वाले जो स्टूडेंट है वो कॉमर्स में भी जा सकते हैं और आर्ट्स में भी जा सकते हैं। यानी आप लोगों के लिए रास्ता सारा के सारा रास्ता खुला हुआ होता है। तो इसमें बिजनेस में यह सब कोर्स आप कर सकते हैं। अगला आपका है 6ठा नंबर पर एनडीए। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें आप डिफेंस के क्षेत्र में जाते हैं। डिफेंस के क्षेत्र मतलब एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं और आर्मी में भी जा सकते हैं। और यह जो एग्जाम होता है ये ऑफिसर रैंक का एग्जाम होता है। इसमें पास करने के बाद आप लोगों को डिफेंस के क्षेत्र में ऑफिसर रैंक प्रदान किया जाता है। इसमें आप बीटेक और बीएससी भी कर सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन रहता है कि एनडीए पास करने के बाद आप उसमें बीटेक या बीएससी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर पर आप लोग देख रहे हैं एससीआरए। यह यूपीएससी के अंतर्गत यह एग्जाम होता है और यह एग्जाम जो होता है यह रेलवे का एग्जाम होता है। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। यानी इसमें आप जैसे ही एग्जाम पास करते हैं तो रेलवे आपको कोर्स कराता है, 4 साल का कोर्स कराता है मैकेनिकल ट्रेनिंग का। उसके बाद आपको जॉब दिया जाता है और जॉब किसका दिया जाता है, ग्रुप ए लेवल का जॉब दिया जाता है रेलवे। तो यह एससीआरए के थ्रू आप जा सकते हैं उसमें। नेक्स्ट कॉमर्शियल पायलट आप बन सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सा ऐसा कॉलेज है जहां पर ट्रेनिंग कराया जाता है, या एविएशन साइंस में आप बीएससी करके पायलट बन सकते हैं। नेक्स्ट आर्ट्स के क्षेत्र में अगर आप जाएं, अभी आप लोगों को बताया था कि कॉमर्स भी आप कर सकते हैं या आर्ट्स भी कर सकते हैं। आर्ट्स में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए साइकोलॉजी कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में जा सकते हैं, बीएफए में जा सकते हैं या लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो यह सब कोर्स होता है जो कि आपको कैरियर बनाने के लिए होता है। इसके अलावा भी अदर बहुत सा ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे बीसीए में कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप जा सकते हैं, बीएचएम यानी होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एलएलबी यानी लॉ का कोर्स आप कर सकते हैं, बीपीएड का मतलब हो गया फिजिकल एजुकेशन का कोर्स आप कर सकते हैं, बीजेएमएस में जा सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में आप कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा एनिमेशन के क्षेत्र में आपको जाना है, फिटनेस के क्षेत्र में जाना है, किसी भी क्षेत्र में आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। तो यह बहुत सारा ऑप्शन है जो कि पीसीएम ग्रुप वाले स्टूडेंट 12th के बाद चूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट को
इसमें से किसी एक के बारे में विशेष जानकारी लेना हो तो गूगल पर जाके आप सर्च मार सकते हैं, या वहां पर अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट में हमें लिखिए। जिस किसी के बारे में अगर विशेष में बताने के लिए हमें कहिएगा उसके बारे में फिर हम आपको विशेष में बताएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर पार्ट 2। तो आज का हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी सदिश के प्रकार। पिछला वीडियो यानी स्केलर एंड वेक्टर के पार्ट 1 में आप लोगों ने जाना था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये दोनों का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है। इसके अलावा टेंसर के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों ने जाना था। उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि वेक्टर कितना तरह का हो सकता है। तो यह जान लीजिए कि वेक्टर जो होता है वह अनेकों तरह का हो सकता है। कुछ वेक्टर का यूज हम लोगों को फिजिक्स में करना है और अधिकांशतः वेक्टर का यूज आप लोग करेंगे मैथ में। यानी यह जो वेक्टर टॉपिक है इसका यूज आपको फिजिक्स में भी करना है और मैथ में भी करना है। तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन वेक्टर के बारे में जानेंगे उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर के बारे में यानी समान सदिश। दूसरा हम लोग जानेंगे अपोजिट वेक्टर के बारे में यानी विपरीत सदिश के बारे में। तीसरा कोलिनियर वेक्टर यानी एक रेखीय सदिश। चौथा कोप्लेनर वेक्टर यानी समतलीय सदिश। पांचवा को इनिशियल वेक्टर यानी स्वप्रारंभिक सदिश। और छठा पढ़ेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर जिसको भी बोलते हैं यानी शून्य सदिश के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में यानी इकाई सदिश के बारे में। और इकाई सदिश का 3 पार्ट भी होता है आईजे के, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा 8वां नंबर पर आप देखेंगे पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। 9 नंबर पर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी विस्थापन सदिश। इसके अलावा बहुत सा वेक्टर होता है जो कि पहले ही हम बता दिए, वही चीज यहाँ लिख दिया ईटीसी वेक्टर यानी इसके अलावा और भी वेक्टर है। इसमें से हम लोग अभी जो पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर तक पढ़ेंगे और पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वह अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं पहला वेक्टर में। पहला वेक्टर हम लोग का है इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश। आप लोग वेक्टर पढ़े हुए हैं। वेक्टर के डिफिनीशन में आप लोगों ने जाना था कि वेक्टर में 2 चीज होता है, एक होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। और अगर हम इक्वल बोल रहे हैं, इक्वल बोलने का मतलब हो गया कि दोनों इक्वल होगा। यानी अगर 2 या 3 या 4 वेक्टर ऐसा है जिनका परिमाण भी बराबर है और दिशा भी बराबर है तब उसको बोलेंगे बराबर सदिश यानी समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर। तो इक्वल होने के लिए यानी अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में रटने का जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। अगर आप ध्यान से किसी भी टॉपिक को समझते हैं तो समझ लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए इसको सिर्फ समझने का जरूरत है। इक्वल वेक्टर बोलने का मतलब इक्वल होगा। क्या क्या इक्वल होगा? तो वेक्टर में जो जो होता है सब इक्वल होगा। और वेक्टर में होता क्या क्या है? तो परिमाण होता है और दिशा होता है। यानी इक्वल वेक्टर उस वेक्टर को कहेंगे जिनका परिमाण भी सेम हो और दिशा भी सेम हो। वही डिफिनीशन यहाँ पर लिख दिया है। वे सदिश जिनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो उसको कहा जाता है समान सदिश। जैसे में उदाहरण आप देख रहे होंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी, 2 वेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है। वेक्टर ए के लंबाई को देखिए और वेक्टर बी के लंबाई को देखिए, दोनों का लंबाई आपको बराबर दिख रहा होगा। और लंबाई अगर बराबर है इसका मतलब परिमाण बराबर है, क्योंकि लंबाई जो है वह परिमाण को शो करता है। तो इस तरह लंबाई बराबर है इसका मतलब परिमाण बराबर हो गया। और परिमाण को दिखाते हैं मॉड से। यहाँ पर लिखा हुआ मॉड ए बराबर मॉड बी, इसका मतलब ए का परिमाण और बी का परिमाण बराबर है। ए का परिमाण और बी का परिमाण बराबर है, इस चीज को यहाँ पर लिख दिए। और आप देख रहे हैं कि दिशा भी दोनों का सेम है, दोनों का दिशा सेम है। और अगर दिशा समान है, परिमाण भी समान है, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी के। तो इस तरह बराबर वेक्टर कब होता है? तो जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान है। इसमें अगर हम कोई तीसरा वेक्टर भी ले ले, मान लीजिए इस तरह का कोई तीसरा वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर सी, और वेक्टर सी का भी लंबाई बी और ए के समान है, दिशा भी आप लोगों को समान दिख रहा है, तो यहाँ पर इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। यानी ए बी सी तीनों वेक्टर समान है। यानी तीनों के तीनों कौन सा वेक्टर है? तो इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश है। तो समान सदिश में ध्यान में रखना है कि परिमाण भी सेम होता है और दिशा भी सेम होता है। दूसरा वेक्टर में चलते हैं हम लोग। दूसरा वेक्टर है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का भी नाम से ही याद कीजिए। फिर इसमें जाएंगे तो वेक्टर में 2 चीज होता है, परिमाण और इसमें परिमाण तो विपरीत हो नहीं सकता है, क्योंकि परिमाण जो है वह वैल्यू को शो करता है। तो वैल्यू तो अपोजिट हो नहीं सकता है। वैल्यू हो सकता है कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, इस तरह हो सकता है। दूसरा चीज आता है दिशा। तो दिशा अपोजिट हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है। तो इस तरह अपोजिट वेक्टर में आपको याद रखना है कि इसमें दिशा विपरीत होता है, यानी दिशा अपोजिट होता है। दूसरा चीज बचता है परिमाण। तो परिमाण के लिए ध्यान में रखिएगा कि 2 को यानी 2 क्वांटिटी को हम अपोजिट बोलते हैं। इसका मतलब वैल्यू दोनों का सेम है, तभी उसको अपोजिट कहा जाएगा। तो अपोजिट वेक्टर में वैल्यू क्या होगा यानी परिमाण क्या होगा? तो सेम होगा। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर हम लेते हैं, 2 वेक्टर ऐसा है जिनका परिमाण सेम है और दिशा एक दूसरे का ठीक अपोजिट है यानी विपरीत है, तो
तो उन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट वेक्टर कहा जाएगा, जो कि परिभाषा में हम लिख दिए हैं वे सदिश जिनका परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा यहाँ पर दो वेक्टर दिखाया गया है P और Q। आप देखेंगे P का लंबाई और Q का लंबाई, दोनों का लंबाई सेम है। लंबाई सेम है इसका मतलब हो गया कि P का परिमाण और Q का परिमाण बराबर है। यहाँ पर भी लिखे थे, इक्वल वेक्टर में भी लिखे थे कि दोनों का परिमाण बराबर था, तो यहाँ पर भी लिखाएगा परिमाण बराबर, यानी अगर वैल्यू दोनों का बराबर है, यानी अगर हम मॉड लगा के लिख रहे हैं उस स्थिति में दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों का दिशा जो है वो विपरीत है। दिशा विपरीत है तो दिशा को दिखाया जाता है माइनस के चिन्ह से, यानी जहां पर वेक्टर का चिन्ह आ जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन को आपको दिखाना है किससे, तो इस माइनस के चिन्ह से। तो यहाँ पर दोनों बराबर था परिमाण में, लेकिन दिशा में उल्टा हो गया और यहाँ दिशा को हम दिखाने लगे इसलिए क्या लगा दिए, तो माइनस लगा दिए। यानी यह हो गया वेक्टर P बराबर है वेक्टर Q के लेकिन अपोजिट है, यानी विपरीत है। माइनस को आपको पढ़ना है विपरीत, तो इस तरह इसको पढ़ेंगे वेक्टर P जो है वह बराबर और विपरीत है वेक्टर Q के। दूसरा इसी को समझिए, मान लेते हैं कि इस तरह का कोई वेक्टर A है, इस तरह का कोई वेक्टर A है, यह वेक्टर A है। अगर आप वेक्टर -a को दिखाना चाहें तो -a का जो लंबाई होगा वो इतना ही होगा। -a को अगर दिखाना चाहे तो -a का जो लंबाई होगा वो उतना ही होगा, लेकिन माइनस लग गया इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वो ऊपर वाला के बराबर है, 1 के बराबर है, लेकिन दिशा क्या हो जाएगा, तो दिशा उल्टा हो जाएगा। दिशा उल्टा हो जाएगा मतलब डायरेक्शन इधर की ओर दिखा देंगे। तो अगर आपको एक ऐसा वेक्टर पता है, -a पता करना है तो सेम वही करेंगे, लेकिन उसके डायरेक्शन को सिर्फ बदल देंगे। तो इस तरह अपोजिट वेक्टर क्या होता है समझ गए। तीसरा वेक्टर हम लोग देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब एक रेखीय सदिश। नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा कि एक रेखीय सदिश किसको कहेंगे, तो जो एक रेखा पर हो, यानी अगर एक ही रेखा पर 2, 3, 4, 5 वेक्टर हो तो उसको कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर। और एक ही रेखा पर है इसका मतलब दिशा भी क्या होगा, तो सेम होगा। तो एक रेखा पर होना चाहिए, साथ साथ दिशा भी सेम होना चाहिए। तो एक रेखा पर हो और दिशा सेम हो तो इस टाइप के वेक्टर को कहा जाता है एक रेखीय सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर। जैसे में समझिए, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक लाइन बना दिए, यह लाइन हो गया। इस पर हम पहला वेक्टर यहाँ पर इस तरह दिखा देते हैं A, दूसरा वेक्टर हम इसको यहाँ दिखा देते हैं, यह वेक्टर है B, और तीसरा वेक्टर इस तरह दिखा देते हैं, यह वेक्टर है C। तो इस तरह यहाँ पर A, B, C 3 वेक्टर हम दिखा दिए। तीनों वेक्टर का देखिएगा तो मैग्नीट्यूड जो है वो कम बेसी हो सकता है, किसी का मैग्नीट्यूड कम है, किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन दिशा तीनों का समान है और तीनों जो है वो एक ही लाइन पर है, इसलिए तीनों को यानी A, B, C तीनों को कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ वेक्टर A, वेक्टर B तथा वेक्टर C एक रेखीय सदिश है। तो इस तरह ये तीनों के तीनों सदिश जो है वह एक रेखीय है। अब इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, अगर हम यहाँ पर चौथा वेक्टर भी ले लेते हैं और यह वेक्टर D है, तो वेक्टर में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि आप इसको यहाँ से उठा के कहीं अलग भी रख सकते हैं। अगर हम इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, उस स्थिति में दिशा जो है ये चारों का अब सेम हो जाएगा, A, B, C, D चारों का दिशा सेम हो जाएगा। और जब चारों का दिशा सेम हो जाएगा तो A, B, C, D चारों को हम कह सकते हैं एक रेखीय सदिश। यानी यहाँ पर D को भी आप एक रेखीय सदिश बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका भी दिशा ये तीनों के समान है। तो डायरेक्शन जब सेम हो तो उस स्थिति में हम इसको उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं और जैसे ही इस पर रख देंगे तो एक ही लाइन पर आ जाएगा और दिशा भी एक ही हो जाएगा। इसलिए इस D को भी हम बोल सकते हैं एक रेखीय सदिश। अगला वेक्टर की ओर चलते हैं। अगला वेक्टर है कोप्लेनर वेक्टर। नाम से ही लग रहा है कोप्लेनर यानी समतलीय। इसका मतलब एक ही समतल में होना चाहिए। अगर 2, 3, 4, 5 वेक्टर ऐसा है जो सेम प्लेन में हो, सेम प्लेन में अगर होगा तो उसको कहा जाएगा कोप्लेनर वेक्टर यानी समतलीय सदिश। जैसे इस समतल का बात कीजिए, इस समतल में हम कितना भी वेक्टर बना दे, मान लीजिए हम वेक्टर इस तरह बना दिए वेक्टर A, दूसरा वेक्टर इस तरह बना दिए वेक्टर B, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है, दिशा भी अलग है। तीसरा वेक्टर हम इस तरह का बना दिए वेक्टर C, तो आप तीनों को देखिएगा कि तीनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब अलग अलग है, परिमाण और दिशा सब अलग अलग है, लेकिन है सबके सब एक ही प्लेन में, सबके सब एक ही प्लेन में है। और अगर एक ही प्लेन में है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ A, B, वेक्टर A, वेक्टर B तथा वेक्टर C समतलीय है। समतलीय इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि तीनों के तीनों एक ही समतल में है। तो एक ही समतल में अगर होगा तो उसको समतलीय सदिश बोल सकते हैं। दूसरा तरह से भी आप समझ सकते हैं, जैसे हम किताब को ले लिए, यह किताब है, किताब का यह जो प्लेन है इसको समतल मानेंगे
अब अगर हम इस पर समतल पर एक वेक्टर इस पेन के रूप में रख दे और दूसरा वेक्टर इस पेन के रूप में रख दे, तो यहाँ पर आप लोगों को दो पेन दिख रहा होगा। दोनों पेन मान लीजिए कि दो वेक्टर है, तो दोनों के दोनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, तो समतलीय सदिश बोलेंगे, यानी को प्लेनर वेक्टर बोलेंगे। अब अगला वेक्टर हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर यानी सप्रारंभिक सदिश। आपको बार बार हम समझा रहे हैं कि जितना भी वेक्टर है उसको आप नाम पर ही गौर कीजिए। इसमें नाम पर गौर कीजिएगा तो सप्रारंभिक सदिश है, इसका मतलब हो गया कि प्रारंभ होता होगा साथ साथ, और साथ साथ प्रारंभ होने का मतलब हो गया कि एक ही बिंदु से स्टार्ट होता होगा। तो इसके आधार पर डिफिनीशन यहाँ लिख दिया गया है, वे सदिश जो एक ही बिंदु से आरंभ होते हैं उनको कहा जाता है सप्रारंभिक सदिश। यानी सप्रारंभिक सदिश होने के लिए स्टार्ट होना चाहिए एक पॉइंट से। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट हम ले लेते हैं O, और इस O पॉइंट से एक वेक्टर A को इधर की ओर गुजारे, दूसरा वेक्टर B इधर की ओर स्टार्ट हो गया, तीसरा वेक्टर C इधर की ओर आ गया। तो यहाँ पर A, B, C तीन वेक्टर आपको दिख रहा है, और तीनों के तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, तो O पर है। तो जिन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही बिंदु पर होता है उसको कहा जाता है कोइनिशियल वेक्टर। यानी इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, या तीनों के तीनों कौन सा वेक्टर है, तो सप्रारंभिक वेक्टर है। यहाँ वेक्टर A, वेक्टर B तथा वेक्टर C सप्रारंभिक है। तो इस तरह सप्रारंभिक सदिश उसको कहा जाता है जो स्टार्ट होता है एक ही बिंदु से। तो इस तरह सप्रारंभिक सदिश को समझ गए। अगला वेक्टर हम लोग का है नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का हिंदी हो गया शून्य सदिश। इसका मतलब हो गया कि इसमें शून्य लगा होगा, और शून्य क्या है, तो संख्या है। और संख्या किसको शो करेगा, तो दिशा को तो नहीं शो करेगा। संख्या किसको शो करेगा, तो परिमाण को। यानी नाम से यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ शून्य क्या होगा, तो शून्य परिमाण होगा। तो शून्य परिमाण होगा। इसके आधार पर डिफिनेशन बना दिए कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसको कहा जाता है शून्य सदिश। यानी वैसा सदिश जिसका वैल्यू यानी परिमाण कितना हो, तो जीरो हो, उस वेक्टर को कहा जाता है जीरो वेक्टर। तो इस तरह जीरो वेक्टर का डिफिनेशन हो गया। अब इसको समझिए कि यह होता क्या है। मान लेते हैं कि A और B दो वेक्टर है। A और B जो है वह दो वेक्टर है। दोनों वेक्टर का वैल्यू भी सेम है और दिशा भी सेम है। दोनों का वैल्यू और दिशा दोनों सेम है, इसलिए हम इसको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। तो A और B मान लीजिए कि इक्वल वेक्टर है यानी समान सदिश है। अगर हम A में से B को घटाएं तो कितना आना चाहिए, तो आप लोग का आंसर होगा जीरो। क्यों जीरो होगा, चूंकि A और B बराबर है, बराबर में से बराबर को घटाते हैं, आंसर आता है जीरो। लेकिन वेक्टर का एक रूल होता है जोड़ के लिए और घटाव के लिए, कि दो वेक्टर को जोड़िएगा तो जो आंसर होगा वह भी वेक्टर होगा, या एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर को घटाइएगा तब जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर होगा। यहाँ पर हम A में से B को घटा रहे हैं, और घटाने पर जो आंसर आएगा वह आना चाहिए वेक्टर, और यहाँ वेक्टर आपको दिख नहीं रहा है। तो वेक्टर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, कोई वेक्टर मान लेते हैं। मान लिए वेक्टर C है। A में से B को घटाए तो कौन सा वेक्टर आया, तो वेक्टर C आया। तो यह वेक्टर C जो है इसको हम मान लिए। अब इस स्थिति में जरा सोचिए कि वेक्टर C जिसको माने हैं उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। यानी वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर C का जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है वह कितना होगा, तो जीरो होगा। और अगर C का परिमाण जीरो होगा तो डिफिनेशन के अनुसार C को कौन सा वेक्टर कहा जाएगा, तो जीरो वेक्टर। जिस किसी वेक्टर का परिमाण जीरो होता है उसको कहा जाता है जीरो वेक्टर। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि C का परिमाण कितना है, तो जीरो है। जीरो है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वेक्टर हो गया, तो यहाँ C जो है, इसलिए C जो है वह कौन सा वेक्टर है, तो शून्य सदिश है। C शून्य सदिश है। तो इस तरह शून्य सदिश को समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इकाई सदिश के बारे में यानी यूनिट वेक्टर के बारे में। इसमें फिर नाम से अगर आप देखिएगा तो इकाई वर्ड लगा हुआ है। इकाई का मतलब होता है एक। और अभी आपको समझाए हैं कि एक हो या जीरो हो या दो हो, ये सब संख्या होता है, और संख्या किसको शो करता है, तो परिमाण। इसका मतलब यह हो गया कि इकाई सदिश का परिमाण कितना होगा, तो एक होगा। इसके आधार पर परिभाषा बना दिया गया, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो इकाई सदिश कहलाता है। यानी आपको यही याद रखना है कि इकाई सदिश है, इसका मतलब परिमाण एक होगा। दिशा कहीं भी हो सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है। परिमाण कितना होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। तो जिस किसी सदिश का परिमाण एक होता है उसको कहा जाता है इकाई सदिश। और इकाई सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कैप का यूज करते हैं। आप लोग लेक्चर 1 में वेक्टर में ही पढ़े होंगे, डिफिनीशन के नीचे में इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाए थे। उसमें बताए थे कि वेक्टर को कैप से भी डिनोट करते हैं और तीर से भी डिनोट करते हैं। यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो चीज का यूज करते हैं, या तो तीर का नहीं तो कैप का। लेकिन कैप का यूज जो होता है वह स्पेशल टाइप के वेक्टर के लिए होता है, और वह स्पेशल टाइप का वेक्टर कौन होता है, तो यूनिट वेक्टर। यानी कहीं भी अगर किसी वेक्टर पर कैप लगा हुआ है इसका मतलब श्योर हो गया कि वह यूनिट वेक्टर ही है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है A लिखा हुआ है
और उस पर कैप लगा दिए, इसका मतलब श्योर है कि ए जो है वो यूनिट वेक्टर ही है। जैसे वही चीज यहाँ पर हम दिखा दिए हैं, एन पर कैप लगा हुआ है, इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे तो इकाई सदिश एन पढ़ेंगे। इसको सीधा सीधी सदिश एन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो इकाई सदिश एन पढ़ेंगे। उसी तरह अगर आई है उस पर कैप लगा हुआ है तो इसको ही पढ़ेंगे इकाई सदिश आई। तो जिस पर कैप लग गया इसका मतलब श्योर हो गया कि वो इकाई सदिश ही होगा। कभी कभी ऐसा भी आप देखते होंगे कि आई ही लिखा हुआ है लेकिन उस पर कैप लगा हुआ नहीं है, तो कैप लगा हुआ नहीं है इसका मतलब सदिश है। लेकिन वेक्टर अगर लगा हुआ है तीर के रूप में तो जनरल वेक्टर है, कैप के रूप में लगा हुआ है इसका मतलब यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश है। और अगर इकाई सदिश है तो डिफिनीशन में पढ़े हैं कि इसका परिमाण एक होता है और परिमाण को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से। इसलिए यहाँ पर लिख दिया है कि एन जो है वो इकाई सदिश है, इसलिए इसका मॉड कितना होगा तो 1 होगा। मॉड का मतलब हो गया परिमाण 1 होगा। उसी तरह आई अगर इकाई सदिश है तो आई का परिमाण भी कितना होगा तो 1 होगा। तो इस तरह कोई भी यूनिट वेक्टर अगर है तो उसका परिमाण होगा 1 और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे तो कैप से। आगे देखिए यह लिखा हुआ है कि कितना प्रकार का होता है, तो यह जान लीजिए यूनिट वेक्टर जो होता है वो 3 तरह का होता है, जो कि जगह जगह आपको बुक में लिखा हुआ मिलता होगा आई जे के। यानी यूनिट वेक्टर जो होता है वो 3 तरह का होता है, वही तीनों टाइप का होता है आई जे और के। वही यहाँ पर लिख दिए हैं आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। यहाँ पर आप देखेंगे कि आई में हम कैप लगा दिए हैं, जे में कैप लगा दिए हैं, लेकिन के में वह तीर का चिन्ह रह गया है। तो रह गया है कोई बात नहीं है, अगर यूनिट वेक्टर है तो कोई जरूरी नहीं उसको हम कैप से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तीर से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आई जे के कहीं लिखा हुआ है संयोग से तीर लगा हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं हो गया कि वो यूनिट वेक्टर है, आई जे के यूनिट वेक्टर ही होता है। इसलिए आई जे के पर तीर लगाइए या कैप लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके सब क्या होगा तो यूनिट वेक्टर ही होगा। अब इसमें से यह जान लीजिए कि आई जो होता है और जे होता है के होता है, यह तो जान गए कि तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इसका मतलब हो गया कि तीनों का परिमाण कितना होगा तो 1 होगा। लेकिन अगर यह तीनों 3 तरह का है इसका मतलब हो गया कि तीनों का दिशा अलग अलग होगा। चूंकि वेक्टर में 2 चीज होता है, परिमाण और दिशा। परिमाण तीनों का सेम है, फर्क किस में पड़ेगा तो दिशा में, और दिशा में फर्क पड़ गया इसलिए तीनों का नाम अलग अलग हो गया। यानी आई जे और के तीनों अलग अलग है, किसके आधार पर तो दिशा के आधार पर। अब यह अलग अलग कैसे है इसको समझिए। आप लोग अक्ष सुने होंगे कि अक्ष जो होता है वह 3 तरह का होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा होता है वाई एक्सिस और तीसरा होता है जेड एक्सिस। ऐसा सुने होंगे आप लोग। एक्सिस जो होता है अक्ष जो होता है वह 3 होता है, एक्स वाई और जेड। अगर आप लोग देखेंगे एक्स और वाई के बीच का एंगल तो यह एंगल होता है 90 डिग्री। एक्स वाई के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री और y और z के बीच का एंगल अगर आप यहाँ पर प्लेन में देखिएगा तो यह कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 135 डिग्री। लेकिन वास्तव में जो यह z होता है यह प्लेन में नहीं होता है। अगर प्लेन में x y है तो z जो होता है वो इस पर खड़ा होता है, और अगर z खड़ा है तो जरा सोचिए कि यह z है और ये y है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यह जो z है यह प्लेन में नहीं होता है, प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा तो 90 डिग्री होगा। मतलब z प्लेन में नहीं है, प्लेन पर यह खड़ा है, इसलिए यहाँ पर एंगल हो गया 90 डिग्री। उसी तरह x और z के बीच का एंगल भी अगर आप लेते हैं तो 90 डिग्री होता है। यानी x, y, z तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए तीनों में से किसी 2 के बीच का अगर आपको एंगल खोजना हो तो 90 डिग्री ही होता है। अब समझते हैं i, j और k क्या होता है। तीनों का मैग्नीट्यूड तो आप जान गए। डायरेक्शन के लिए समझिए, जिसका डायरेक्शन x की ओर होता है उसको बोलते हैं i। यूनिट वेक्टर में किसको कहा जाएगा तो जिसका डायरेक्शन x एक्सिस की ओर होगा, और जिसका डायरेक्शन y एक्सिस की ओर होता है उसको कहा जाता है j यूनिट वेक्टर। उसी तरह जिसका डायरेक्शन z एक्सिस की ओर होगा उसको कहा जाएगा k यूनिट वेक्टर। इसके आधार पर डिफिनीशन हम बना सकते हैं। i यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन क्या बना सकते हैं तो वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो एवं दिशा किधर की ओर हो तो x एक्सिस की ओर। जिसका परिमाण 1 हो और दिशा x अक्ष की ओर हो उसको बोलेंगे i यूनिट वेक्टर। अगर आपको j का परिभाषा लिखना हो इसी के आधार पर तो लिख सकते हैं वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो और दिशा y अक्ष की ओर हो उसको कहेंगे j यूनिट वेक्टर। और z का परिभाषा बनाना होगा तो इसी तरह बना सकते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो तथा दिशा z अक्ष की ओर हो उसको कहेंगे k यूनिट वेक्टर। तो इस तरह k यूनिट वेक्टर को तीर से भी लिख सकते हैं, कैप से भी लिख सकते हैं। तो k यूनिट वेक्टर किधर की ओर होता है तो z एक्सिस की ओर होता है। अब परिभाषा आप i का लिख चुके हैं और i जो है वो इकाई सदिश है, इसलिए इसका परिमाण कितना हो गया तो 1 हो गया। उसी तरह j का परिभाषा लिख लेंगे आप, k का परिभाषा लिख लेंगे और नीचे में एक लाइन लिख दीजिएगा कि i का मैग्नीट्यूड और j का मैग्नीट्यूड और k का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होता है। कितना होता है तो 1 होता है। i, j, k तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़े तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है तो 1 होता है।
अब आप लोग जो ऊपर में हेडिंग में लिखे थे, वेक्टर का टाइप्स में लिखे थे, उसमें से 2 वेक्टर बच गया, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यह दोनों वेक्टर और इसी से रिलेटेड है, i j k से ही रिलेटेड है, लेकिन इससे थोड़ा सा और बड़ा है, इसलिए दोनों को हम एक साथ पढ़ाएंगे, अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अगला वीडियो हम लोग का आएगा जिसमें आप लोग जानिएगा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इसमें से किसी भी टॉपिक पर अगर आपको समझने में दिक्कत हो या और ज्यादा समझने का जरूरत हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, या कोई एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपको लगता हो कि हाँ सर से हम पूछ सकते हैं, उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ आप अगर पढ़ाई करते हैं, आपका दोस्त भी पढ़ेगा तो अति उत्तम होता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। वेरी वेरी थैंक्स, गुड बाय।